नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स के 5 मुद्दे पर चर्चा करते हैं और वह भी प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो आज एपिसोड 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और सीधे पहले टॉपिक के तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है? रेड पांडा के संदर्भ में कुछ बातें कहा गया है। यहां पर आप एक काम कीजिए कि इसको 4 स्टार जरा लगा लीजिए, तो पहले ही नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर यह प्रश्न आ सकता है। एक बात ध्यान देना है कि यह पूरा प्रोग्राम जो है, जब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स आपका नहीं हो जाता है तब तक हम जारी रखेंगे। प्रत्येक दिन, यानी कि अगले 5 महीना तक आपको प्रत्येक दिन 5 करंट अफेयर्स के टॉपिक में प्रैक्टिस कराऊंगा, 5 अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से। तो समझ सकते हैं कि तकरीबन हम 800-900 टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ लेंगे। और जिस भी दिन आप जो वो डी डे होगा आपका एग्जाम का प्रीलिम्स का, उससे पहले आप तकरीबन 900 के आसपास प्रश्न भी सॉल्व कर चुके होंगे। तो समझ लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ वगैरह शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए। अब चलते हैं, यहां पर रेड पांडा के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है और कहा गया है कि कुछ कथन दिया गया है, कहा गया है कि सही नहीं है। ध्यान देना है कि कभी भी प्रीलिम्स के जो प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो पुछल्ले शब्द पर थोड़ा सा रुकेंगे। पहला ट्रिक यही है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जीएस के पेपर में पर्याप्त समय होता है, सी सेट में समय नहीं बचेगा, इसमें रहता है, तो परेशान नहीं होना है। सही नहीं है, इस पे फोकस कीजिए। अब इसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, रेड पांडा के संदर्भ में कुछ बातें। तो सबसे पहले रेड पांडा के संदर्भ में कुछ बात समझ लेते हैं। देखिए, रेड पांडा जो है ना, उसको एक ऐसा भी लिखा जा सकता है, कई जगह लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए रेड पांडा या लाल पांडा हिंदी में ना लिखा रहे और लेसर पांडा लिखा रहे तो एक ही बात है। मामला समझ में आ गया? अब इसके विषय में समझिए कि यह पूर्वी हिमालय और जो दक्षिण पश्चिम चीन होता है उसका छोटा प्राणी है। और एक बात इसमें ऐड कीजिए, ये स्तनपायी जो है प्राणी है। तो दो बातें समझ में आ गया। लोकेशन, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय की हमने चर्चा किया। दक्षिण पश्चिमी चीन का, ठीक है, ये भी लोकेशन के हिसाब से चीजें क्लियर है। यहां पर आगे छोटा प्राणी, तो छोटा प्राणी भी ठीक है और स्तनपायी भी है। यानी कि ये स्टेटमेंट में इतने सारे फैक्टर थे, इतने सारे टर्म था, तो टर्म को अगर आप प्रीलिम्स में समझेंगे तो सही से प्रीलिम्स आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, पूछा क्या गया है? सही नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो वह है एलुरस फुलगेंस। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है। और यहां पर ये चीजें है कि IUCN के रेड लिस्ट को लेकर के कहा गया। देखिए, IUCN की अगर स्थिति देखेंगे तो वर्ष 2015 में यह शामिल किया गया था। तो आपसे यहां पर ये चीजें पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसे संकटग्रस्त यानी कि EN के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था, तो 2015। तो ये स्टेटमेंट जो है वह सही है। 2015 अलग से एक स्टेटमेंट अपने लिए डाल लीजिए। और यहां पर है कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके अनुसूची 1 जो आया उसके तहत ही, उसके अंतर्गत ही रेड पांडा को लिस्टिंग किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब तो सी भी सही हो गया, यह बात भी। अब इसके लोकेशन को भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के कुछ राज्यों में यह पाया जाएगा, तो लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां मैं लिखूंगा समय लग जाएगा। एक सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल के ही कुछ ही क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल का अगर दार्जिलिंग वाला हिस्सा देखेंगे तो वहां, और दार्जिलिंग के अलावा कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर, तो ये 2 जगह वहां होगा। तो इन जगहों पर यह जो है पाया जाता है मुख्य रूप से। अब यहां पर क्या कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया है। देखिए, यहां पर एक चीज समझिए, मैंने आपसे यह कहा कि सिक्किम में भी पाया जाता है, बंगाल में के 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा, और मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन आपसे ये केवल नहीं पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, यह कहा गया कि क्या अरुणाचल प्रदेश ने अपना इसे राज्य पशु घोषित कर दिया है? जवाब है नहीं, अरुणाचल प्रदेश ने इसे अपना राज्य पशु घोषित नहीं किया है। फिर किसने इसके अपना जो है राज्य पशु घोषित किया? यहां लिख दूं, इधर लिख देता हूं, सिक्किम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम का राज्य पशु है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहां क्या था कि जो स्टेटमेंट गलत होगा वही सही जवाब। ये तो पूछा गया था सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, डी सही नहीं है, तो डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। ऐसे सॉल्व करना है प्रीलिम्स के प्रश्न को। आगे बढ़ जाए। हाइड्रोजेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हाइड्रोजेल को लेकर के यहां पर बातें की गई और कहा पूछा गया है क्या कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। दूसरी बात यहां पर देखिए, केवल एक, केवल तीन, केवल दो, कोई भी नहीं, ये चीजें करके पूछा गया। तीन स्टेटमेंट आपके सामने है। हाइड्रोजेल के विषय में समझिए। हाइड्रोजेल जो है ना, जल आधारित तीन आयामी यानी कि 3D की जब बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो यह पॉलीमर नेटवर्क्स होता है। हिंदी में क्या उसको बोलेंगे, बहुलक। पॉलीमर को बहुलक बोलते हैं, तो बहुलक नेटवर्क होगा 3 डायमेंशन का, बस ये ध्यान रखना है। और यह तरल पदार्थ जो होगा, लिक्विड जो होगा मटेरियल, उसको अवशोषित करने और धारण करने में यह सक्षम होगा। हाइड्रोजेल के विषय में, हाइड्रोजेल के विषय में एक बार समझिए कि अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स प्रोटीन के जो बायो कंपैटिबल होता है, जैसे और बायोडिग्रेडेबल बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, इससे ये बना होता है। यह ट्यूमर जो है कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाले अणु ग्लूटाथियोन, यानी कि उसको कहीं कहीं आपको GSH लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर शॉर्ट में ये लिखा रहे तो ये ध्यान रखना है, इसके जो स्तर बढ़ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रतिक्रिया करता है। दूसरी बात क्या, ये कैंसर के लिए प्रभावी होता है, कैंसर के इलाज के लिए, तो यह कैंसर चिकित्सा के लिए प्रभावी भी माना जाता है हाइड्रोजेल को। अब जरा यहां पर आते हैं प्रश्न पे, हमने इतनी जानकारी ले ली। यह एक जल आधारित त्रिआयामी 3D बहुलक नेटवर्क है, तो जाहिर सी बात है यह चीजें जो है यहां पर सही होगा, हमने आपको ये बताया था। ये अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से बने होते हैं, हमने इसकी भी चर्चा किया है कि यह बना होता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही हो गया। और यह प्रणाली कैंसर चिकित्सा के लिए प्रभावी है, हमने इसकी भी चर्चा कर लिया कि यह भी सही है। तो कुल मिलाकर के इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। आपको यहां पर कथन सही पूछा गया तो सी कहता है कि सभी तीन, इसीलिए हमें सी विकल्प के साथ जाना होगा। बाकी जो डिटेल्स बताया हूं वो ध्यान रखिएगा। यहां पर है कि पोलावरम परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पोलावरम परियोजना ये चर्चा में रहा है, 3 स्टार लगा लीजिए, है ना। और यह यहां पर जवाब में ए विकल्प जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो ठीक है, लेकिन इसके संदर्भ में कुछ और बातें समझिए। यहां आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, तो देखिए एलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का, और पूर्वी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। इस जिले में गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। फिर से जो चीजें कह रहा हूं लिखते चलिएगा। 2 जिला, एलुरु डिस्ट्रिक्ट और पूर्वी गोदावरी। आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी पर, तो गोदावरी नदी पर एक अभी निर्माणाधीन ही है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना इसे कहा जा रहा है। यह परियोजना न केवल सिंचाई के उद्देश्य से किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए बिजली उत्पादन के लिए भी, पीने की पानी की आपूर्ति जो निकटवर्ती इलाकों में हो सके, और दूसरी बात गोदावरी नदी के वजह से इन इलाकों में बाढ़ बहुत आता है, तो बाढ़ पे कैसे नियंत्रण किया जा सके इसके लिए भी कारगर हो सकता है। अब एक चीज और पूछा जाएगा कि इस परियोजना को सरकार ने कब अप्रूव किया, राष्ट्रीय दर्जा इसको दिया गया है। तो समझिए इस चीज को कि केंद्र सरकार ने 2014 में, केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। जवाब आंध्र प्रदेश है। इतनी बातें याद रखना है, इससे बाहर चीजें आपसे नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा है, इस तरह की चीजें जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के है चर्चा में रहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिया गया है और कहा गया है कि कितने कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये चीजें जो है आयोग का अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष को लेकर के कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ही, है ना, नियुक्त किया जाता है। तो ये देख लेते हैं पहले। आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने किसी मामले की जांच नहीं कर सकता है, यानी कि कोई मामला 12 महीने से पीछे का हो गया तो जांच नहीं करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का विशेष अधिकार है। अधिकार और विशेष अधिकार कहा गया है कि जो ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन करेगा उसके लिए, यह भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यहां पर कहा गया है कितने कथन सही हैं, है ना, ये ध्यान रखिए, कौन सा नहीं, कितने। अब इन 3 चीजों को हम देखेंगे, उससे पहले कुछ चीजें इसके विषय में समझ भी लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC,
ये शॉर्ट में आपसे कई जगह पूछा जा सकता है, हो सकता है यही प्रश्न में लिखा रहे, तो ध्यान रखना है। देखिए एनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यह 1993 में आया था। तो ये चीजें सबसे पहले, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसको ध्यान रखना है। वर्ष 1993 में स्थापित, इसके लिए एक शब्द यहां नोट कीजिए, यह एक वैधानिक निकाय है। ये आपसे पूछा जाएगा, है ना, इस तरह की चीजें। तो यह एक वैधानिक निकाय माना जाता है। दूसरी बात, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक सदस्य होने वाले हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, है ना, जिसमें से बहुसदस्य हो गया, तो एक तो यहां पर अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर 5 जो है, 5 मेंबर और जोड़ दीजिए, और ये 5 मेंबर पूर्णकालीन सदस्य होने वाले हैं। अब अध्यक्ष के विषय में कहा गया कि जो अध्यक्ष होगा, ये आपसे स्टेटमेंट में भी था, ये चीज आपसे पूछा भी गया है, तो ध्यान से ये कहा गया है कि अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष के लिए कहा गया है कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो अध्यक्ष हो सकते हैं। अब चलते हैं सदस्यों को लेकर के, ये 5 जो थे। तो देखिए सदस्यों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सेवारत हैं, अभी हैं या फिर वो रिटायर कर गए हैं, और एक उच्च न्यायालय का जो सेवारत है या फिर रिटायर कर गए हैं मुख्य न्यायाधीश। और दूसरी बात, मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के विषय में जिनको ज्ञान हो, इस फील्ड में जिनको काम करने का व्यवहारिक अनुभव रहा हो, ऐसे 3 व्यक्ति होंगे। तो मामला समझ में आ गया कि 2 व्यक्ति कहां से संबंधित होंगे, वह जुडिशियरी से आ जाएंगे, और इसमें से 3 व्यक्ति जो बचेंगे इस 5 में से, यह ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले लोग होंगे, है ना। बहुत सारे मानवाधिकार जो सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, जिनको जानकारी होता है, वह होंगे। तो ऐसे मिलकर के ये 5 पूर्णकालीन सदस्य बनेंगे, और एक चेयरमैन के विषय में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक प्रश्न और भी यहां पर है कि क्या इसके अतिरिक्त इसमें कुछ पदेन सदस्य भी हो सकता है? तो यह भी समझ लीजिए कि इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया है कि हाँ, कुछ पदेन सदस्य होंगे, और उसकी संख्या भी बताई गई है। उसकी संख्या कही गई है कि ये 7 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि लोग ये मिस कर जाते हैं, तो यह भी उसमें शामिल किया गया है। अब एक चीज और, यहां पर एक चीज आपसे पूछा गया था कि जांच को लेकर के, कि 1 वर्ष से पुराना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर के समझिए, एनएचआरसी के पास कोई भी मामला जाता है तो वह उसी मामला को जांच करेगा जो घटना की तिथि से 1 वर्ष के भीतर लाई गई हो। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 वर्ष से अधिक हो गया तो आयोग का जो अधिकार सीमा है कार्य करने का, ये उसके अधिकार सीमा से बाहर का मामला हो गया, तो एनएचआरसी उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, यह सही स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। ये मामला आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर यह भी कहा गया आपको दोषी को लेकर के, तो एनएचआरसी के पास केवल अनुशंसा करने का अधिकार है। यह अदालत जो है ना, वह किसी को दंड नहीं दे सकती है। इसीलिए कई बार यह कहा जाता है कि यह जो है वह दंतहीन शेर है। शेर है ना, लेकिन दंतहीन है, दांत ही नहीं है, काट ही नहीं सकता है। तो यही कहा गया कि भाई केवल अनुशंसा ही कर सकते हैं आप, और दोषी को दंड तो दे ही नहीं सकते। यहां कहा गया कि दंड देने का विशेष अधिकार है, तो यह गलत हो गया। तो यह स्टेटमेंट जो है वह गलत हो गया है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर इसे दंड देने का विशेष अधिकार नहीं है, तो फिर क्या अधिकार है? देखिए, एक चीज तो है कि अनुशंसा करने का अधिकार तो दिया ही गया है। जो व्यक्ति अगर अपराधी है, दोषी है, तो उसके खिलाफ ये सिफारिशें कर सकता है, जैसे कि मुआवजा देने के लिए, मामले को आगे जांच बढ़ाने के लिए, या फिर अभियोजन शुरू करने के लिए। ये सब इसके जिम्मे है, इतना किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये सही हुआ था। और दूसरा कौन सा था? हाँ, पहला छूट गया था। आयोग का अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, ये मैंने कहा था ही पर ध्यान दीजिएगा, अगर भी होता तो सही होता, ही के वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया था क्या कि यहां पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो तो सही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी होने चाहिए, वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये गलत, ये गलत। दूसरा वाला आपका सही है कि आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने किसी मामले की जांच नहीं कर सकता है। यानी कि पूछा गया है कितने कथन सही है, कौन सही है ये नहीं पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि कौन सही है और दूसरे में टिक मार देना है, यहां पर पूछा गया कितने, तो नंबर अगर देखेंगे तो एक ही कथन सही है, इसीलिए केवल 1 के साथ हमें जाना है। इतना मामला समझ में आ गया। अब 5वें पर चले ना, चलिए
ये जो पदेन सदस्य बताया 7, ये ध्यान रखिएगा, यहां से ये प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। आगे 5वें पर आते हैं। पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय, सबसे पहले पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? चलिए इसको भी देखते हैं। और यहां पर यह कहा गया है नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों में विकास से संबंधित, वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग से संबंधित, किस क्षेत्र में? वित्तीय। और यहाँ पर नक्सल समस्या, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इकोलॉजी सिस्टम के लिए कहा गया है कि उसके स्टडी करने के लिए। और यहाँ पर कहा गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में, है ना, जो कि SC ST जो एरिया होता है, ठीक है, क्षेत्रों के विकास से संबंधित, ओके, ST एरिया में। अब इसके विषय में समझ लेते हैं पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जो कहा गया है। देखिए रिजर्व बैंक के विषय में जानते हैं आप सब ना, RBI क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके विषय में आपने इकोनॉमी पढ़ते हुए पढ़ा होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज किया जाए, है ना, जिम्मेदार तरीके से यूज किया जाए, और दूसरी बात इथिकल भी यहां पर मुद्दा है कि सिर्फ उपयोग की बात नहीं है, नैतिक उपयोग किया जाए, इसके लिए एक रूपरेखा विकसित किया, मतलब समझ सकते हैं एक फ्रेम डिजाइन किया, है ना। और उसके लिए पुष्पक भट्टाचार्य जी जो हैं, इनकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया। यानी कि जो लोग, विशेषज्ञ समिति का क्या मतलब हुआ? जो लोग इस विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका, अगर देखेंगे, नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में विकास से संबंधित, भैया ऐसा ही गलत हो गया। वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग से संबंधित, तो ये सही हुआ, यही मैंने बताया था। और पश्चिमी घाट भी फिर गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक ही सही हो सकता है ये चीजें, ठीक है। अब देखिए यह भी कहा गया कि समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 महीने के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट इस विषय पर पेश कर देगी, ठीक है। ये RBI के विषय में आपने ये सारी चीजें समझ लिया। तो 5वें के B विकल्प के साथ आपको जाना है। कुल मिलाकर के आज हमने 5 अलग अलग मुद्दे देखे करंट अफेयर्स के, उस पे 5 प्रश्न भी हमने तैयार किया। पांचों प्रश्न पर हमने सही से डिबेट भी कर लिया, चीजों को सही से समझ लिया। जो चीजें मैं यहाँ पर बोर्ड पे रहता है, इसके अलावा जो कुछ बताते रहता हूँ ना, उसको नोट करते चलिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे जुड़ते रहिए, लगातार इस लेक्चर को पढ़ते रहिए। दूसरी बात, ये लेक्चर आपको कैसा लगता है, ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ और बेहतर हो सकता है, जो आपके लिए प्रीलिम्स में ज्यादा कारगर हो, बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, मैं उसे देखूंगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसे और बेहतर बना पाए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।